लास्ट वीडियो में क्लास साइंस चैप्टर 3 धातु एवं अधातु में हमने पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था धातुओं का निष्कर्षण। आज की इस वीडियो में हम उसका आगे शुरू करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है अयस्क से धातु का निष्कर्षण। अयस्क से धातु का निष्कर्षण। तो अयस्क से धातु के निष्कर्षण का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई अयस्क है तो उस अयस्क से हम धातु कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है अयस्क से धातु का निष्कर्षण। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि अयस्क क्या होता है। जब किसी धातु को पृथ्वी से खोदकर निकाला जाता है, तो धातु को पृथ्वी से खोदकर निकालने के लिए धातु को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत से खोदकर निकाला जाता है। पृथ्वी की वो ऊपरी परत जिससे धातु को खोदकर निकाला जाता है उसको कहते हैं भूपर पट्टी। भूपर पट्टी से धातु को पृथ्वी से खोदकर निकाला जाता है, और जब भूपर पट्टी से धातु को खोदकर निकाला जाता है तो धातु को जब खोदकर बाहर निकाल लेते हैं तो खोदने के बाद ही धातु शुद्ध अवस्था में नहीं आ जाती, उसमें काफी कुछ जो है मिला हुआ होता है, काफी कुछ मिक्स होता है। तो जब हम धातु को पृथ्वी से खोदकर निकालते हैं तो धातु के साथ साथ जो है काफी सारी चीजें उसमें मिक्स होती है, जैसे कि मिट्टी, रेत, पत्थर, सूक्ष्म जीव। तो धातु पृथ्वी से खोदकर जिस रूप में निकाली जाती है, धातु के उस रूप को कहते हैं खनिज। अब खनिज के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि रेत, मिट्टी, पत्थर, सूक्ष्म जीव, इन सारी चीजों को कहते हैं गेंग। और अगर हम किसी खनिज से गेंग को अलग कर दें तो जो भाग बचता है उसमें भी धातु 100% शुद्ध नहीं होती। तो धातु खनिज का वो भाग जो गेंग को अलग करने पर प्राप्त होता है उसे कहते हैं अयस्क। गेंग तो होती है अशुद्धियां, जैसे मिट्टी, रेत, पत्थर, सूक्ष्म जीव, इन सारी चीजों को अगर हम अलग कर देंगे तो जो बचेगा वो कहलाता है अयस्क। और इस अयस्क में भी धातु शुद्ध रूप में नहीं होती, इसमें भी काफी सारी चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। कुछ धातुओं के अयस्क, जैसे कि एल्यूमिनियम जो है पाया जाता है Al2O3.2H2O की फॉर्म में, Al2O3.H2O में और Al2O3 में। तो ये एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। एल्यूमिनियम के अयस्कों में क्या क्या है? एल्यूमिनियम के साथ जल है और ऑक्सीजन भी है। ठीक उसी तरह से अगर हम किसी दूसरी धातु का अयस्क लेंगे, जैसे कि मरकरी, मरकरी का एक अयस्क होता है Hgs। जिंक धातु का एक अयस्क होता है Zns, और साथ साथ इसका एक और अयस्क होता है ZnCO3। कॉपर धातु का एक अयस्क होता है Cu2S। तो जब हम किसी धातु को पृथ्वी से खोदकर निकालते हैं तो धातु जिस रूप में हमें प्राप्त होती है उसे कहते हैं खनिज। खनिज के अंदर अशुद्धियां होती हैं, जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें कहते हैं गेंग। जब खनिज से गेंग को अलग कर देते हैं तो जो बचता है वो कहलाता है अयस्क। और अयस्क में भी धातु 100% शुद्ध नहीं होती। अयस्कों में धातु के साथ काफी कुछ जुड़ा होता है, जैसे कि इस अयस्क में धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और जल जुड़ा है। इसी तरह से इस अयस्क में धातु के साथ ऑक्सीजन के साथ साथ जो है जल जुड़ा है, जबकि यहाँ पर जो है धातु के साथ क्या है? ऑक्सीजन। तो अगर किसी अयस्क में धातु के साथ ऑक्सीजन है तो उसको कहते हैं ऑक्साइड अयस्क। तो ये जो है ना एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड अयस्क है। जबकि ऐसे अयस्क जिनमें धातु के साथ जो है सल्फर जुड़ा होता है उन्हें कहते हैं सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क। जबकि कुछ धातु ऐसी होती है उनमें धातु के साथ जो है कार्बोनेट जुड़ा होता है, तो ऐसे अयस्क कहलाते हैं कार्बोनेट अयस्क। जैसे कि ये भी जो है ना कॉपर का एक सल्फाइड अयस्क है। तो जिन अयस्कों में धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी होगी उसे कहेंगे ऑक्साइड अयस्क। जिन अयस्कों में धातु के साथ सल्फर जुड़ा होता है, जैसे Hgs, Zns और Cu2S, तो इन अयस्कों को कहते हैं सल्फाइड अयस्क। जबकि ऐसी धातुएं जिनमें धातु के साथ कार्बोनेट जुड़ा होता है उन्हें कहते हैं कार्बोनेट अयस्क। तो जब किसी अयस्क से धातु का निष्कर्षण करना होता है तो अयस्क से धातु के निष्कर्षण का मतलब है कि धातु में जुड़ी ये जो चीजें हैं ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बोनेट, इनसे इनको अलग करना। तो अयस्कों से धातु का निष्कर्षण 3 वर्गों में किया जाता है, और ये 3 वर्ग जो है सक्रियता श्रेणी के आधार पर बनाए गए हैं। तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो इसी चैप्टर की हमने शुरुआती वीडियोस में मैं सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ा था। तो सक्रियता श्रेणी धातु की एक श्रेणी होती है। धातु की एक ऐसी श्रेणी जिसमें धातु को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में लिखा जाता है उसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी।
तो सगिरण श्रेणी में धातु को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम दो वर्ग बना लेते हैं, धातु और अभिक्रियाशीलता, धातु और उनकी अभिक्रियाशीलता। तो सगिरण श्रेणी में वो धातुएं जो सबसे ऊपर होती हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। उसके बाद जो धातुएं होती हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, जेडन, और इसके नीचे जो धातु होती है Hg, सिल्वर, Au, गोल्ड। ये कुछ धातुएं हैं। तो सगिरता श्रेणी धातुओं की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें धातुओं को उनकी घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में लिखा जाता है। सबसे ऊपर वाली धातुएं सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, बीच वाली धातुओं की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, और जो धातुएं सबसे नीचे होती हैं उनकी अभिक्रियाशीलता सबसे निम्न होती है, सबसे कम होती है। तो जब किसी अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है तो सगिरता श्रेणी में पाई जाने वाली धातु को या उनके अयस्कों को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को उनके अयस्कों से कैसे निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो सगिरता श्रेणी के मध्य में पाई जाती हैं, जैसे कि जिंक, आयरन, इस तरह की धातुएं। तो जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जब इनको प्रकृति से खोद कर निकाला जाता है तो ये जो ना अधिकांशतः सल्फाइड या कार्बोनेट एसिड के रूप में पाई जाती है, या तो ये सल्फाइड एसिड के रूप में पाई जाती है या फिर कार्बोनेट एसिड के रूप में पाई जाती है। तो इन धातुओं को इनके अयस्कों से निष्कर्षित करने के लिए 2 प्रक्रमों का उपयोग किया जाता है, जिसमें से एक प्रक्रम उपयोग किया जाता है सल्फाइड एसिड के लिए, जबकि दूसरा प्रक्रम उपयोग किया जाता है कार्बोनेट एसिड के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सल्फाइड एसिड की। सल्फाइड एसिड से धातु को निष्कर्षित करने के लिए जिस प्रक्रम का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं भर्जन। तो भर्जन क्या होता है? भर्जन में ऐसा करते हैं कि जो सल्फाइड एसिड होता है उसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जब सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उससे जो है ना वो ऑक्साइड एसिड में बदल जाता है। फिर उस ऑक्साइड एसिड का अपचयन करा के धातु प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है ना। सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो सबसे पहले सल्फाइड एसिड को जो है वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। सल्फाइड एसिड जैसे मान लेते हैं ZnS, जिंक सल्फाइड। ये जिंक का एक सल्फाइड एसिड है। जब इसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह बदल जाता है जिंक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अलग हो जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन। अब अगर हमारे पास कोई कार्बोनेट अयस्क है तो कार्बोनेट अयस्क से धातु को निष्कर्षित करने के लिए जिस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं निस्तापन। तो निस्तापन में क्या करते हैं? निस्तापन में जो है कार्बोनेट अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं, जिससे कार्बोनेट अयस्क वियोजित होता है और वियोजित होकर ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। फिर उस ऑक्साइड अयस्क का अपचयन करा के उससे धातु प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है ना। तो कार्बोनेट अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करके ऑक्साइड अयस्क में
परिवर्तित करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। निस्तापन कहलाती है। तो निस्तापन में क्या करते हैं, किसी कार्बोनेटेड गैस को नियंत्रित वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। कार्बोनेटेड गैस जैसे कि ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, ये जिंक का कार्बोनेटेड गैस है। जब इसको वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं तो इसका वियोजन होता है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरह से ना जिंक कार्बोनेट जो है एक ऑक्साइड गैस में प्राप्त बदल जाता है। तो जब ये सल्फाइड गैस या कार्बोनेट गैस भर्जन और निस्तापन प्रक्रियाओं द्वारा ऑक्साइड गैस में बदल जाते हैं तो इसके बाद इनका कराया जाता है अपचयन। तो देख लेते हैं अपचयन कैसे कराया जाता है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया है अपचयन। तो अपचयन में क्या करते हैं, जो ऑक्साइड गैस के जो भर्जन या निस्तापन से प्राप्त हुए हैं उन ऑक्साइड गैस की अभिक्रिया कराई जाती है कार्बन से। जब कार्बन से उनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अलग हो जाता है और शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ऑक्साइड गैस की अभिक्रिया कार्बन के साथ कराने पर अयस्क अपचयित होकर धातु प्रदान करता है। धातु प्रदान करता है। तो हम ऑक्साइड गैस ले लेते हैं जैसे ZnO, दोनों प्रक्रियाओं से ZnO प्राप्त हुआ है जिंक ऑक्साइड। और जब जिंक ऑक्साइड को जो है जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से कराई जाती है तो कार्बन जिंक ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ अलग हो जाता है और जिंक धातु प्राप्त हो जाती है। इस तरह से ना हम धातु जो है अयस्क से निष्कर्षित कर लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के लिए है। फिर से एक बार बता देते हैं, जो निम्न अभिक्रियाशील धातु होती है क्योंकि उनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम है तो उनको उनके अयस्कों से सिर्फ गर्म करके ही अलग किया जा सकता है। जबकि ऐसी धातुएं जिनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, मतलब निम्न से तो अधिक होती है, तो उनको उनके अयस्कों से अलग करने के लिए जो है दो प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, भर्जन और निस्तापन। भर्जन में सल्फाइड गैस की अभिक्रिया वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर सल्फाइड गैस ऑक्साइड गैस में बदल जाता है, जबकि निस्तापन की प्रक्रिया में कार्बोनेट गैस को वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने पर वो ऑक्साइड गैस में बदल जाता है। फिर इसके बाद जब ये ऑक्साइड गैस बन जाते हैं भर्जन या निस्तापन की प्रक्रिया द्वारा तो ऑक्साइड गैस का कार्बन द्वारा अपचयन करा देते हैं जिससे ऑक्सीजन अलग हो जाता है और धातु प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से ना एक मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके सल्फाइड से या उसके कार्बोनेट से निष्कर्षित कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये जो टॉपिक है भर्जन और निस्तापन, ये दोनों टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनके अयस्कों से निष्कर्षण कैसे किया जाता है। उच्च अभिक्रियाशील धातु, उच्च अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण। तो क्योंकि उच्च अभिक्रियाशील धातुओं की अभिक्रियाशीलता बहुत अधिक होती है तो वो जिस अयस्क के रूप में भी पाई जाएंगी वो उससे बहुत ज्यादा प्रबल रूप से जुड़ी होगी। तो इस स्थिति में ऐसे अयस्कों से धातु प्राप्त करने के लिए उनमें प्रवाहित की जाती है वैद्युत धारा और वैद्युत धारा द्वारा उनका अपघटन करा के धातु प्राप्त कर ली जाती है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं NaCl। अगर हमें NaCl से धातु प्राप्त करनी है तो इसका कराते हैं वैद्युत अपघटन। और जब इसका वैद्युत धारा द्वारा अपघटन कराते हैं तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। अब ये जो Na प्लस है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाता है Na, जबकि जो Cl माइनस है ये सोडियम को इलेक्ट्रॉन त्याग कर बनाता है Cl2 और इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। क्योंकि यहाँ पर एक Cl है, यहाँ दो Cl है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से ना किसी उच्च अभिक्रियाशील धातु के अयस्क में वैद्युत धारा प्रवाहित करके उसको अपघटित किया जाता है और अपघटन से जो है हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो ये जो है उच्च अभिक्रियाशील धातु
का उसके अयस्क से निष्कर्षण है। ठीक है ना। तो जब अयस्कों से धातु को निष्कर्षित कर लिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त धातु भी 100% शुद्ध नहीं होती है। तो धातु को 100% शुद्ध करने के लिए एक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है जिसे कहते हैं वैद्युत अपघटनी परिष्करण। तो देख लेते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत अपघटनी परिष्करण। तो देख लेते हैं क्या होता है वैद्युत अपघटनी परिष्करण। जब हम जो है अयस्कों से धातुओं को निष्कर्षित कर लेते हैं, हमने धातुओं को अयस्कों से निष्कर्षित करने के लिए 3 वर्गों में डिवाइड किया है। निम्न अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और उच्च अभिक्रियाशील धातु। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को उनके अयस्कों से अलग करने के लिए सिर्फ उनको गर्म कर दिया जाता है। गर्म करने से ही धातु जो है अयस्क में से अलग हो जाती है। जबकि मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की अभिक्रियाशीलता अधिक होने के कारण उसको पहले जो है जब सल्फाइड अयस्क होता है तो उसको ऑक्साइड अयस्क में बदलते हैं, जिसका अपचयन करा के हम धातु प्राप्त कर लेते हैं। और अगर कार्बोनेट अयस्क है तो उसका निस्तापन कराते हैं और निस्तापन कराने के बाद उसको ऑक्साइड अयस्क में बदलते हैं, जिससे उसका अपचयन करा के हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। और जो धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशील हैं, जिनकी अभिक्रियाशीलता अधिक है, उनको उनके अयस्कों से अलग करने के लिए जो है पहले अयस्क में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे वैद्युत अपघटन होता है और वैद्युत अपघटन से धातु जो है अलग हो जाती है। तो अयस्कों से धातु को निष्कर्षित करने के बाद जो धातु प्राप्त होती है वो भी 100% शुद्ध नहीं होती। तो धातु की शुद्धता बढ़ाने के लिए एक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है जिसे कहते हैं वैद्युत अपघटनी परिष्करण। तो वैद्युत अपघटनी परिष्करण में जो है एक पात्र होता है, एक बर्तन बीकर की शेप का, जिस धातु का भी शुद्धिकरण करना होता है इस बीकर में पहले उस धातु का विलयन भर देते हैं। मान लेते हैं हमें कॉपर धातु का शुद्धिकरण करना है। कॉपर के अयस्क से जो कॉपर धातु प्राप्त हुई है उसका शुद्धिकरण करना है, मतलब इसमें अभी भी अशुद्धियां हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कॉपर धातु का एक विलयन ले लेंगे, मान लेते हैं कॉपर सल्फेट विलयन। तो पहले हमने इसमें जो है एक विलयन भर दिया, कॉपर सल्फेट विलयन। अब क्या करते हैं, इसमें जो है कॉपर की जो अशुद्ध धातु हमें उसके अयस्क से प्राप्त हुई है उसकी एक पट्टी शेप में काटकर इस तरह से लगा लेते हैं। और कॉपर की पहले से शुद्ध की गई एक और पट्टी लेते हैं और उसको भी बीकर में इस तरह से लगा देते हैं। इन दोनों पट्टियों को एक बैटरी के द्वारा संपर्कित कर दिया जाता है। अगर बात करें बैटरी की, तो बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं। बैटरी का प्लस टर्मिनल जो एनोड का कार्य करता है, जबकि माइनस टर्मिनल जिसे कैथोड कहते हैं। तो धातु की जिस पट्टी को कैथोड से जोड़ा जाता है वो कहलाती है कैथोड। कैथोड। और धातु की जिस पट्टी को एनोडी सिरे से जोड़ा जाता है उसे कहते हैं एनोड। एनोड पर जो धातु होती है वो होती है अशुद्ध धातु, इसमें अशुद्धियां हैं। और कैथोड पर जो धातु होती है वो होती है शुद्ध धातु। क्योंकि यहां पर हमने कॉपर धातु ले ली है तो ये जो विलयन होता है ये कॉपर धातु का विलयन होता है, जिसे मान लेते हैं कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4। और यहाँ पर इस तार में लगा होता है एक स्विच, जिससे बैटरी का स्विच ऑन या ऑफ किया जा सके। तो जैसे बैटरी का स्विच ऑन करते हैं तो परिपथ में जो है धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसी एनोड वाली पट्टी में धारा जाती है तो धारा के कारण ये जो धातु होती है ना ये इस विलयन में घुलने लगती है। जैसी धातु विलयन में घुलती है तो धातु में घुली हुई जो अशुद्धियां होती है ना वो विलयन में बाहर आ जाती है। अभी अशुद्धियां 2 प्रकार की होती हैं, एक ऐसी अशुद्धियां जो विलयन में घुलनशील हैं तो वो अशुद्धियां तो विलयन में घुल जाती हैं, जबकि वो अशुद्धियां जो विलयन में अघुलनशील होती हैं वो इस बीकर की तली में नीचे बैठ जाती हैं। तो वो अशुद्धियां जो बीकर की तली में नीचे बैठ जाती है इन्हें कहते हैं एनोड पंख। और जो घुलनशील अशुद्धियां होती हैं वो विलयन में घुल जाती हैं। अब रही बात धातु की, तो जितनी मात्रा में धातु विलयन में घुलती है उतनी ही मात्रा में विलयन, क्योंकि विलयन है कॉपर सल्फेट विलयन,
तो कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर धातु जो है कैथोड पर जमा हो जाती है, और जब कैथोड पर जमा हो जाती है तो कैथोड की लंबाई बढ़ जाती है, और इस स्थिति में जो कैथोड पर जमा धातु होती है वो 100% शुद्ध होती है। तो इस धातु की छड़ को इस बीकर से बाहर निकालते हैं, शुद्ध धातु को इससे अलग कर लिया जाता है, फिर से इसको इसमें लगा दिया जाता है, और ये प्रक्रम लगातार चलता रहता है जब तक कि सारी की सारी धातु इस विलयन में घुलकर शुद्ध ना हो जाए। ठीक है ना। तो इस प्रक्रम को कहते हैं वैद्युत अपघटनी परिष्करण। तो वैद्युत अपघटनी परिष्करण में क्या करते हैं, एक अशुद्ध धातु को लेते हैं जिसको बैटरी के प्लस टर्मिनल से प्लस रे से जोड़कर एनोड बना लेते हैं, उसी धातु की एक शुद्ध धातु पट्टी को बैटरी के माइनस रे से जोड़कर कैथोड बना लेते हैं। जैसे हम परिपथ का स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने पर अशुद्ध धातु विलयन में घुलने लगती है। अशुद्ध धातु में उपस्थित अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं, घुलनशील अशुद्धियां और अघुलनशील अशुद्धियां। जो घुलनशील अशुद्धियां होती हैं वो इस विलयन में घुल जाती हैं, जबकि अघुलनशील अशुद्धियां इसी बीकर के तल में जाकर बैठ जाती हैं, जिन्हें कहते हैं एनोड पंख। अब जितनी मात्रा में धातु विलयन में घुली होती है, क्योंकि ये विलयन कॉपर धातु का है, कॉपर सल्फेट विलयन, तो कॉपर सल्फेट विलयन में से उतनी ही मात्रा में कॉपर जो है कैथोड पर जमा हो जाता है, जिससे काटकर अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो हम धातुओं को उनके अयस्कों से निष्कर्षित करने के बाद जो प्राप्त धातु है उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आज के किसी भी टॉपिक में कहीं कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।